अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नावल यारम बाय सुमेरा हमीद की ये सेकंड एपिसोड है। फिर दूसरा रिश्ता हुआ। बाबा ने फौरन शादी की तारीख दे दी लड़के वालों को। ना मंगनी ना निकाह, फौरन शादी। और शादी से 15 दिन पहले जब वो अपना सुर्ख शरारा पहन के देख रही थी, इसे दूल्हे की जवान बहन की बेवा होने की खबर मिली। किस्सा ही खत्म। और इस बार इसे खानदान से वो कुछ सुनने को मिला कि इसने दादी की नींद की गोलियां खा ली। हफ्ते बाद जब वो ठीक होकर घर आई तो उसका जी चाहा कि फिर से नींद की गोलियां खा ले और मर जाए। अम्मा बाबा कोनों खंदरों में छुपकर रोते हों। दादी हाय मेरी जवान बच्ची हमें छोड़कर चली गई कहकर हिचकियां लेती हो। दादा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाए और बाबा दादी दीवानों की तरह दादा को ढूंढते हों। और दादा रात को छुप कर इसकी कब्र पर आकर रोए। इसे अपनी मौत के तसव्वुर से ऐसी राहत मिली कि सब रोते रहेंगे जिन्होंने इसे रुलाया है। पर वो ये सब तसव्वुर ही कर सकी, दोबारा मौत को गले ना लगा सकी। दादा इससे बात करने की, इसे मनाने की कोशिश करते रहते, पर वो दादा से बात ही ना करती। जैसे इसके साथ हुए हर बुरे हादसे के जिम्मेदार वो हैं। जवान लड़की ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, पर ये सब इन जहलाना बातों की वजह से हुआ, जो वो अपने बचपन से अपने लिए सुनती आ रही थी। अगर वो नींद की गोलियों से ना मरती तो जहनी दबाव से मर जाती। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं इमरा कि तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज सकूं, ना ही तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है, वो उल्टा मुझ पे हंसने लगा कि तुम पे लाखों रुपए लगाकर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजने से अच्छा है तुम्हारे लिए जेवरात बना के रख ले। ये तुम्हारे नाम के पैसे बैंक में जमा करवा दें ताकि तुम्हारी शादी में काम आए। देखो अब तो ये सोच है हम सब की कि तलीम पे पैसा लगाना बर्बादी समझते हैं और अपनी नाक ऊंची रखने के लिए लाखों का जहेज बना देते हैं। इमरा, मैं बेजार हुआ ऐसे लोगों से जो मुकद्दस रातों को जाकर इबादत करते हैं और सारा साल गुनाहों के मुख्तलिफ हालतों में मुब्तला रहते हैं। जहालत, झूठ, हसद, बेईमानी और खुद को बचाने की राय बराबर भी कोशिश नहीं करते और वजू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी साबका सास जिन्होंने रिश्ता खत्म किया, वो मजहबी इजलास में हादीस का हवाला देके तकरीर करती थी। मैं इससे बहुत मुतमईन था कि तुम्हारी शादी वहां हो, पर वो भी वही खुश रंग फल निकली जो अंदर से गिला सिरा होता है। हमारी ये मुनाफिकत माशरे के सुकून को दीमक की तरह चाट रही है। हम जो खुद को सीधी राह पर समझते हैं, हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, उल्टे पैरों जा रहे हैं। इमरा, मेरे दिल के टुकड़े, अब दोबारा मरने की कोशिश ना करना। मैं कैसे इस दुख को झेलूंगा? देखो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। दादा ने इसे बलूचिस्तान का 15 रोज का एक और दौरा करवा दिया और जैसे तैसे मनाकर कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पर अब इसकी जिंदगी थोड़ी तल्ख हो चुकी थी। इसकी दो मंगनियां टूट चुकी थी। मामू ने अपने बड़े बेटे के लिए दानिया का हाथ मांग लिया। अम्मा और दादी ने खुद इमरा के लिए कहा, लेकिन मामू दानिया के लिए इसरार करते रहे। इतने डरपोक हैं सब, कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं। वो तल्खी से दादा से कहती, जो खुदा से दूर होते हैं ऐसे ही खौफजदा होते हैं। मैं तो खुदा से दूर नहीं, फिर मेरे साथ ये सब क्यों? कभी कुदरत बेखबर सोने वालों के सर पर कंकड़ मारती है ताकि वो बेदार हो जाए और अपने मकसद हयात की तरफ लपके। मेरा कोई मकसद नहीं, बस खुश रहना चाहते हो सकता है तुम्हारा कोई मकसद बन जाए और तुम ऐसे खुश रहो कि तुम अपने माजी के दुखों पर हंसो। हो सकता है तुम खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा हो, जो अच्छा हो, बल्कि शानदार हो। मुझे इस पे शक है। मेरे लिए भी क्या होगा? कुछ भी नहीं। हाँ बस कुछ भी नहीं। इसी दौरान ऐसा हुआ कि जिससे इसकी मंगनी टूटी थी, उसकी शादी इसकी खालाजाद मायरा से हो गई। मजीद ये कि इसकी जल्द प्रमोशन हो गई और कंपनी की तरफ से एक बेहतरीन घर मिल गया। शादी का तोहफा, यूरोप का एक माह टूर। मायरा ने एक दिन इसे फोन किया। मैंने तो अफरा से आपसे कहा कि मुझसे शादी करके बच गए आप, वरना अगर इमरा। छोड़ो, वैसे अच्छे खासे कंगले हो जाते और पता नहीं क्या क्या हो जाता उनके साथ। वो खामोशी से मायरा और अफरा सयाबनामा सुनती रही। आज जाकर मायरा ने पूछा, कुछ तुम भी बोलो, कुछ कहो। उसने फोन बंद कर दिया। बस इतना ही जवाब काफी था। कॉलेज वो जा रही थी, दादा से कम बात करती, उनसे नाराज थी। दादी और अम्मा अब इसे घर में कुछ नहीं कहते थे। घर में आग भड़कती, दादी के पैर में मोच आ जाती, हमाद का मोटरसाइकिल हादसा होता या बाबा को स्टोर पे कोई नया नुकसान उठाना पड़ता, कोई कुछ ना कहता।
क्योंकि ये ठेका जोरों शोर से अब दूसरों ने ले लिया था। इमरा को ऐसा लगता कि तारीकी का गहरा जंगल है जिसमें वो भटकती फिर रही है और रोशनी की किरण है कि आखिर ही नहीं दे रही। इसे तय कि दुनिया सब कुछ भूल जाएगी मगर इसके मतलब कुछ नहीं भूलेगी। वो दुआ करती थी कि काश कोई हवा चले और सबके जहनों से इसका नाम मिटा डाले। ना किसी को इसका नाम याद रहे और ना इसके नाम से जुड़े शख्सियत से जुड़े वाकयात। घर में मेहमान आते तो वह लाइब्रेरी चली जाती, वहां भी शाम तक रह सकती थी। फिर दादा इसे लिए लिए घूमते फिरते। वो इसे बात ना करती मगर इनके साथ घूमती रहती। दादा जानते थे कि वो लोगों का सामना करने से खौफजदा रहती है, खासकर रिश्तेदारों और जानने वालों से, और ये खौफ इन्हीं लोगों ने इसके अंदर पैदा किया था। वो खानदान की तकरीबात और घर में किसी को दिखाई ना देती, फिर भी वो इन सब में बेहद मकबूल थी। वो डिस्कस किए जाने के लिए, कहके लगाने के लिए एक बेहतरीन मौजू थी। सांप सीढ़ी का वो खिलाड़ी है जिसे सांप बार बार सांप खा लेता है। इसकी दुम से लटकता वो सबसे निचले दर्जों में आ जाता है, बार बार। इमरा जैसी खूबसूरत लड़की को निचले दर्जों में देखना खानदान की हासद लड़कियों का पसंदीदा मशवरा भी था। वो हासद लड़कियां ही क्या, कौन है जो अपने लिए पहला नंबर और दूसरों के लिए आखिरी नंबर पसंद नहीं करता। लेकिन इंसान तो वही है ना जो अपनी खुदनुमाई बेशक करता फिरे, लेकिन दूसरों की खामोशी की पर्दापोशी हर हाल में करे। और ऐसे इंसान अब इंसानों के हजूम में कहाँ मिलते हैं। अपने आप से तल्ख, अपने माहौल से गमगीन इमरा मायूस और बेजार सी रहने लगी। ना मालूम ये कुदरत का तरीकाकार था या कुदरत की तरकीब कि इसके बदतर होते माहौल से निकलने के लिए इसने कोशिशें तेज तौर कर दी। 1.5 साल के दौरान इसने मुख्तलिफ बैरूनी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के हज़ारों ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरे। 50%, 60%, 70%। इसने किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी तरह के स्कॉलरशिप को जाने ना दिया। दादा ने इस दौरान बाबा को मनाने की बहुत कोशिश की कि चंद लाख की बात है, बेटी पर लगा दे, पढ़ लिख कर लौटा देगी। लेकिन बाबा को ये मशवरा ही सरासर एक मजाक लगा। भला पढ़ने लिखने पर भी कोई लाखों लगाता है। दादा को खामोशी अख्तियार करना पड़ी। बहस फायदा देती है ना दलाइल। मास्टर यूनिवर्सिटी के तलबा की सोसाइटी अपनी ज़ाती फंड से 5 स्कॉलरशिप दे रही थी। इसे वहां से भी इनकार हो गया। 2 सालों में इसने 200 बार सॉरी यू आर ए गुड स्टूडेंट बट वी कांट हेल्प बेस्ट ऑफ लक जैसी मेल्स पड़ी थी। फिर इसने गलती छोड़ दी थी। लेकिन जाहिर है इनकार नाकामी की कोई हद बिलाशबा नहीं होगी। लेकिन इनकार सुनने और नाकामी सहने वालों की बर्दाश्त एक हद तक होती है। मास्टर यूनिवर्सिटी के इस इनकार ने इसे एक बार फिर घुटनों में सर दे के रुलाया, और इसने बहुत खफा होकर, बहुत जलकर एक अखवी मेल इन्हें जरूर की। मैं हूं ही मनूस मारी, मैं जलकर मर जाऊं तो ही अच्छा है। बाहर में जाओ तुम सब और तुम्हारी स्कॉलरशिप ऑफर्स। अगले ही दिन इसे एक लंबी मेल वसूल हुई जिसमें इन तक कोशिश करने और कभी ना हार मानने और बड़ा सा लेक्चर था। साथ ही दुनिया भर के इन कामयाब इंसानों की मिसालें थीं जिन्होंने बदतरीन हालात में भी शानदार कामयाबियों की बुनियाद रखी। इनमें सरफहरिस्त नाम मोहम्मद अली और चार्ली चलन का था। साथ ही इसे बहुत नरम अंदाज में बताया गया कि मैट्रिक में इसका बी ग्रेड है, एफएससी में सिर्फ ए, और ग्रेजुएशन में भी बहुत मुश्किल है कि वो ए प्लस के साथ कर सके। ऐसी सूरत में जबकि इसके पास शानदार एकेडमिक रिजल्ट नहीं, वो कैसे इसे दूसरे शानदार तलीमी काबिलियत रखने वालों के मुकाबले में इसका स्कॉलरशिप दे दे। ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी, आए बड़े इंसाफ के अलमदार। आखिर में एक छोटी सी सतर लिखी थी जो कुछ ऐसे थी। फिर भी हम सोच रहे हैं शायद आपके लिए कुछ कर सके। प्लीज जल के मत मरिएगा, हमें वक्त दे। इसने वक्त दे दिया। इसे क्या इतराज हो सकता था। इसी दौरान इसका बीए का रिजल्ट आ गया। ए प्लस तो जैसे बोर्ड वालों ने इस पर हराम ही कर दिया था कि जितनी मेहनत कर ले इमरा वाजिद को ए प्लस नहीं देना। वो बहुत खफा खफा सी रही अपने रिजल्ट से, लेकिन वो क्या कर सकती थी। सिर्फ इतना कि ए पर प्लस का साइन सफाई से लगाकर अपनी डिग्री मास्टर मेल कर दी, और इसकी जरा सी चालाकी काम कर गई। पूरा 1 महीना सोचने के बाद उन्होंने इसे कहा, हम आपको 70% स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, वो भी 30%। हर हाल में आपको 2 सालाना डिग्री के दौरान वापस करना होगा, बाकी को 50% आइंदा आने वाले 5 सालों में। अपनी रहाइश और खाना पीना आपको खुद देखना होगा, हम सिर्फ आर्जी तौर पर यह सब मुहैया करेंगे। तो मनूस मारी और जल मरूंगे अल्फाज काम कर गए। अंग्रेज नुमा पाकिस्तानी लर्ज उठे और इसे स्कॉलरशिप ऑफर कर दिया। दादा के साथ जाकर चुपके से इसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। कुछ दादा ने अपने और कुछ दादा ने दोस्तों से कर्ज लिया और बाकी का 30% जमा करके इसके हाथ में दिया।
अब वो दादा से खूब चहक चहक कर बातें करती। बरसों की कट्टी अब खत्म हुई। दादा पोती में अब फिर से खूब बनने लगी। इसके अंदाज तो कुछ ऐसे थे जैसे हमेशा के लिए जा रही हो, और दादा के ऐसे जैसे वो डिग्री लेकर आएगी तो रोना धोना मरना मारना भूल जाएगी। वो दादा के साथ छोटे बड़े होटल में खाना खाती और आसपास की हर चीज को ऐसे देखती जैसे सबको अलविदा कह रही हो। दादा कुछ भाप के, इमरा, पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, याद रखना सिर्फ पढ़ना वहां पे। बाकी तुम्हारे तमाम फैसलों का अख्तियार आज भी मेरे और तुम्हारे बाप के पास है। जी ठीक है, इसने सर हिला दिया। इसने तो सोचा था कि वहां पढ़ेगी, जॉब करेगी और वही रहेगी। दादा पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। इसे लड़कों में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी। वो लिख कर देने को तैयार थी कि कभी होगी भी नहीं। दोनों माल पर चलने वाली सफेद बग्घी में बैठे थे जिसके आगे घोड़े जते थे, जिसके टॉप वो मौसीकी पैदा कर रहे थे जो माल रोड पर चलते घोड़े ही पैदा कर सकते थे, कि जैसे कलाम मुगलिया की दरबार शाही में अपनी शान पर अतराते हो। इसने आज गौर किया कि यह सब कितना अच्छा है, दादा के साथ बैठना और जगमग रोशनी के शहर से गुजरना, जैसे रांझे की बांसुरी पर सर धरना और रात ही रात क्या में पूरी जिंदगी गुजार देने की ख्वाहिश करना। खोए वाली कुल्फी खाना और हाथ कुल्फी के नीचे रखना। खोए वाली कुल्फी जब गिरती है तो पिघलकर किनारे से पूरी की पूरी गिरती है, और ये सदमा ऐसा होता है कि किसी की तसल्ली से जायल नहीं होता। मजीद 5-10 कुल्फी खाकर भी वो एक गिर जाने वाली कुल्फी का ख्याल आता है। वो हंसते मुस्कुराते इन दो बच्चों की तरह घर आई जो ईद के 3 दिन ईद जमा करने में गुजार देते हैं और सिर्फ इसलिए घर से बाहर नहीं निकलते कि मुबादा इनके पीछे कोई मेहमान आ जाए और इनकी ईद मारी जाए। 3 दिन ईद जमा करने वाले ये दो बच्चे चौथे दिन घर से निकलते हैं, और क्या खूब निकलते हैं। इमरा 2 दिन बाद जा रही है, दादा ने ऐलान किया। कहाँ? दादी ने पूछा। वो समझी अक्सर बलूचिस्तान जाती रहती है, हो सकता है इस बार पेशावर को निकल जाए अपने दादा के साथ। मास्टर, वो क्या है? दादी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। दादा पोती में बस ऐसे ही खाना खाते हुए पूछ लिया। दोनों ने अपनी तरफ से मिसाइल दागा था जो फुलझड़ी भी ना बन सका। नजर उतारनी चाहिए थी इन सब की जोग्राफियाई मालूमात की। इनको ये तक नहीं पता था कि मास्टर शहर का नाम है और ये बर्तानिया में है। कोई रिश्ता आया है इमरा का वहां से? दादी ने ये सवाल भी ऐसे ही पूछ लिया। इस अगले सवाल पर दादा खामोश ही हो गए। इमरान इतनी काबिल है कि मास्टर के मेयर ने खुद खत लिखकर बुलवाया है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ो। दादा ने तंज किया। भले से व्हाइट हाउस से खत आता कि ओबामा की असिस्टेंट बनो आकर, या इन्हें अमूर हुकूमत में मशवरे दो, कोई फर्क कब पड़ने वाला था। सब आराम से खाना खाते रहे। इमरान ने दादा को इशारा किया कि ठीक से मुतवज्जा करे ना सबको। इस ऐलान पर ऐसा रद्द अमल तो सरासर मास्टर की बेइज्जती होगी। इमरा बाहर जा रही है पढ़ने, 2 दिन बाद फ्लाइट है इसकी, दादा ने जरा तेज आवाज से कहा। अब फर्क पड़ा। अम्मा दादी ने हैरत से दादा को देखा। पैसे कहाँ से आए आपके पास? बाबा ने सारे सवाल छोड़कर ये सवाल करना मुनासिब समझा। मुफ्त जा रही है, यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया है। बाबा क्यों मुझे पागल बना रहे हैं? आपने अपना प्लाट तो नहीं बेच दिया? वो मैंने इमरा और दानिया की शादी के लिए रखा था। बाबा ने खाना खाना ही छोड़ दिया। प्लाट को बेचने की कोशिश तो दादा ने बहुत की थी, पर वो ऐसी उजाड़ जगह पर वाक़या था कि बिक ही नहीं रहा था। प्लाट जहाँ था अब भी वही है, जाकर देख आना। कहीं नहीं आना जाना। रिश्ता देखा है इसका एक, बस शादी होगी इसकी। दादी ने अब दिलचस्पी ली। रिश्ता? इमरान ने दादी की तरफ देखा और उठकर कमरे में आ गई। जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। साथ साथ वो खुद को थपकी देकर कहने लगी, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं चली जाऊंगी। परेशान न होना इमरा, तुम चली जाओगी। दादी अम्मा बाबा में वाहिद तकरार होने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। ये कौन सा रिश्ता था जो इस बुरे वक्त में इसके लिए आ गया था? अब इसका जी चाहा कि बल्कि इसने दुआ की कि जो जो कुछ इसके बारे में मशहूर है वो सब इन रिश्ते वालों तक पहुंच जाए। इसके खानदान वाले इन्हें फोन कर करके बताएं कि लड़की कैसी जन्म जली है, मनूस है, काली नजर काली जुबान वाली है, और नहीं तो कोई दादी की जुबानी तैयार करदा इसका पैदाइशी खुलासा इन तक पहुंचा दे कि मंगल की दो को क्या क्या हुआ था, फकत एक इसकी आमद से। और क्या क्या मजीज हो सकता है अगर इससे दूर ना रहा गया तो। ये कोई मौका था रिश्ते का। इसकी उंगलियां घिस गई थी मेल्स लिख लिख कर, ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म्स भर भर कर, और दादी और अम्मा इसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। वो खुद को थपकती रही और कहती रही, तुम चली जाओगी, परसों तुम जा रही हो, कुछ नहीं होगा, दादा सब ठीक कर लेंगे। कहते हुए वो जल्दी जल्दी सामान भी पैक करती रही।
پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی نہ جلا دیں۔ رات گزرتی رہی اور باہر سے ہنوز چاروں کی تیز آوازیں آتی رہیں، اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی۔ میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں، کون روکے گا مجھے؟ دادا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر انہوں نے اس کے سرہانے کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس خوشی کی اس کو اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے فرش پر سو گئی تھی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر، آنکھیں سرخ کرتے نہیں بلکہ آنکھیں موند کر، پریوں کا انتظار کرتے، رنگوں سے منور ہوتی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ کے اور اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے، وہ طوطا امرا تھی ان کے لیے، لیکن اتنا پیار امرا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے، اور ایک جنگ وہ اس کے حق میں جیت آئے تھے، اس کے ماسٹر جانے کی۔ ایک دن امرا ان سے خفا ہو کر کہنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائے نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے ہی رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پہ اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگے۔ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے ہی رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پہ اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند، پرند یا دوسری مخلوق۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسندیدہ ہوتی گئی، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ انہوں نے کہا، خدا بھی کبھی بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگائے ہیں؟ اب اسے ایک مہکتے ہوئے، ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دے۔ پاپا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت بھرم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی دل مسوخ کر اسے دیکھتے رہے۔ آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی۔ ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے رخصت کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو جہاز کریش ہو جائے یا یہ لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے چھوٹا سا لیچر دادی اور اماں کو دیا تھا، اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی بھرمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کہا۔ وہ ماسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر اسباق کے لیے، شہر آزاد کے لیے۔